हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हमें थोड़ा सा सीखना है साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर, है ना बच्चों। साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर को आप देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, है ना बच्चों। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग इस तरह से होती है बच्चों। सपोज ये दो ऑर्बिटल है, पता है बच्चों, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ये होती है, ठीक है। फिर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग इस तरह से होती है बच्चों। बोलो बच्चों, ऐसी होती है साइड बाय साइड, हेड टू हेड इस तरह से, साइड बाय साइड इस तरह से। अब देखो, एक बात सुनना ढंग से। जैसे देखो बच्चों, ये साइक्लोप्रोपेन है, क्या करें देखिए। मान लीजिए ये वाली अपन इस तरह से करवा रहे हैं, देखो सुनो, इस तरह से आ रही, ठीक है। तो एक चीज बताओ आप, यहाँ बहुत ढंग से समझने की कोशिश करना आप। ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन एक चीज बताओ कि देखो, नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, होता है। अब देखो बेटा, यहां ये एंगल कितना रह गया, देखा जाए तो 60 डिग्री रह गया। और इवन दो ये, अगर आप लोग देखो तो ये तो बहुत ही ज्यादा पास पास आ गई। तो क्या ये स्ट्रक्चर बन पाएगी क्या, क्या ये स्ट्रक्चर बन पाएगी? बोलो बच्चों, बन पाएगी? क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या होगी, देखो ये इतने ज्यादा है कि क्या होगा बच्चों, ये हाईली अनस्टेबल होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी बच्चों, हाईली अनस्टेबल होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। तो अब देखो, होता क्या बच्चों कि ये है ना, ये थोड़ा सा अपने आप को स्टेबिलाईज करने के लिए देखो क्या करते हैं, ध्यान देना। ये जो है ना, ये थोड़े से इस तरह से बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जाते हैं बच्चों ऐसे, ठीक है। ऐसा होने से देखो क्या होगा, ध्यान दो। ये इस तरह से आई बात समझ में, ठीक है ना। ये इस तरह से। अब देखो बेटा, ये कौन से टाइप की ओवरलैपिंग हुई, कुछ बता सकते हैं आप? देखो ध्यान दो बच्चों, अगर ऐसे होती तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है बच्चों। अगर ऐसे होती तो ये हेड टू हेड है, और अगर ये ऐसे होती तो ये साइड बाय साइड है ना बच्चों, समझ में आ रहा है? एकदम ये होती तो ये हेड टू हेड है, और ये साइड बाय साइड है। अब देखो, ना तो ये इस तरह से हो रही, ना ऐसे हो रही, बल्कि कुछ इस तरह से हो रही है ना। देखो बच्चों, समझ पा रहे हो बात? ये कुछ इस तरह से हो रही है, यानी दोनों के बीच की कंडीशन हुई, दोनों के बीच की हुई ना, हेड टू हेड और साइड बाय साइड की। इसको क्या बोलते हैं? इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं, पता है क्या? इसको बोलते हैं ओब्लिक ओवरलैपिंग। ये ओब्लिक हो गया ना बच्चों, ये देखो ये ऑर्बिटल कैसा रखा हुआ है। अरे ओब्लिक का साइन कुछ ऐसे होता है बच्चों, इस तरह से देखो होता है। तो ये किस तरह की ओवरलैपिंग होगी, बोलो बच्चों? ओब्लिक होगी ना। अरे समझ रहे हो? आप ऐसे सोचो, देखो ध्यान देना। अगर आप एक काम करो, देखो
देखो इधर देखो, ये हेड टू हेड होती तो ऐसे होती बच्चों, बोलो हेड टू हेड होती तो ऐसे होती ना, ऐसे टच करता। अब देखो बच्चों, अगर ये ऑब्लिक है तो ये ऐसे करेगा बच्चों, ऑब्लिक है तो इस तरह से टच करेगा। तो अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो रही है या कम हो रही है? बोलो बच्चों। आप ऐसे कीजिए, अपनी दोनों अंगुलियों का ना ऐसे रखो, देखो ये दो अंगुलियां है, अभी ये पूरी टच कर रही है, ये अच्छी ओवरलैपिंग है। लेकिन अगर ये इस तरह से क्या होने लग जाए, आपकी ऑब्लिक हो जाए, तो ओवरलैपिंग कम होने लग जाएगी ना। बोलो बच्चों, ओवरलैपिंग कम होने लग जाएगी। ये बात समझ में आई? तो ये बॉन्ड कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं तो देखो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। देखो कैसे, ये जो बॉन्ड है ना वो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो, इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। देखो रुको, मैं आपको दिखाता हूं। देखो बच्चों, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? पेंट बॉन्ड दिख रहा है? ये देखो बच्चों, ये दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों बेंट बॉन्ड? हम्म देखिए लाइन के ऊपर नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, ये ओब्लिक ओवरलैपिंग हो रही है बच्चों, है ना। ये देखो, ये क्या है, ये क्या है बच्चों? अरे ये तीन क्या बने, बनाना बॉन्ड बने ना। बात समझ आई? इसको देखो आप ध्यान से, देखो ये किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है। ये देखो किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, ना तो हेड टू हेड है, ना कंप्लीट साइड बाय साइड है, बल्कि ये ओब्लिक ओवरलैपिंग हो रही है। समझ आ गई? तो इसको बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों। तो देखो, वापस आइए आप, ये समझ में आ गया? बोलो बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। तो देखो अपन क्या बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे कि देखिए इट इज वेरी वीक बॉन्ड ड्यू टू पुअर ओवरलैपिंग, है ना। दिस बॉन्ड इज नोन इज, बोलो बच्चों क्या बोलेंगे इसको? बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड और पेंट बॉन्ड। बनाना बॉन्ड और पेंट बॉन्ड, ठीक है ना, विच इज फॉर्म्ड बाय oblique overlapping, है ना, formed by oblique overlapping। बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, है ना, दिस बॉन्ड इज weaker bond than normal sigma bond, so ring opens very easily। क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों? बोलो, क्या ये बात आपको समझ में आई? आगे क्या?
बोलो बच्चों, क्लियर है क्या सबको? तो ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भैया बताओ साइक्लोप्रोपेन में किस टाइप का बॉन्ड है। बोलो बच्चों, साइक्लोप्रोपेन में किस टाइप का बॉन्ड है? बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड? क्लियर है क्या बच्चों? बोलो, आ गया सबको समझ में? ये बात समझ? क्योंकि अगर हेड टू हेड होता तो रिपल्शन वैसे ही हो रहा है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा बाहर की तरफ एडजस्ट करता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगी तो थोड़ा सा वो क्या करता है, अपने आप को बाहर की तरफ एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो। अब देखो, अब बेटा अगर आप एक काम करो, अगर अपन देखें ना, तो ये जो लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन में ये जो एंगल आता है, ये लगभग लगभग एंगल 104 डिग्री। ये कितना जाता है? 104 डिग्री के आसपास ये एंगल आ जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अपने आप को दोनों तरफ से क्या करता है, ट्विस्ट करता है। वैसे तो कितना होना चाहिए था? बोलो बच्चों, वैसे तो कितना होना चाहिए था? 60। अब दोनों तरफ से 104, तो डिफरेंस कितने गया? डिफरेंस कितने गया? 44 का ना। 44 का डिफरेंस मतलब 22 इधर से शिफ्ट हुआ, 22 इधर से शिफ्ट हुआ। अरे बात समझ आई? तो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर तो इसकी ऐसी होती है, एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऐसी होती है बेंट बॉन्ड में। अरे बच्चों समझ में आई? बोलो बच्चों, अरे समझ में आया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अब एक बात सुनी। एक होता है बच्चों देखो, परसेंटेज एस कैरेक्टर का फॉर्मूला, ध्यान देना। परसेंटेज एस कैरेक्टर का देखो क्या बोल सकते हैं, कोस थीटा इक्वल्स टू एस एस माइनस वन, है ना बच्चों? अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अगर आपको कोई बोले कि हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, तो एसपी में बोलो थीटा कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। अच्छा, कोस 180 की वैल्यू बताओ, कोस 180 की वैल्यू बताओ, -1। ओके, तो देखो बच्चों ये किया हमने, तो देखो माइनस एस, ये प्लस हो गया बच्चों, यहां से देखो ये हो गया 2s इक्वल्स टू 1, एस क्या आ गया? 1/2 आ गया। बोलो बच्चों, 50% कैरेक्टर आ गए। अरे एसपी में एक एस दिख ही रहा है ना, टोटल कितने हैं बच्चों? ये 2 है ना। अरे बोलो बच्चों, एसपी में एक एस है एक पी है। अब बताओ, अगर इसी तरह से मैं ऐसे बोलता बच्चों, ये sp2 है, तो थीटा कितना होता? 120 डिग्री होता। थीटा 120 डिग्री होता। बोलो, अब मुझे बताओ कोस 120 की वैल्यू बताओ, कोस 120 की -हाफ है बच्चों। अब देखो बच्चों, तो -0.5 एस एस -1, तो क्या होगा? -0.5 एस माइनस माइनस प्लस हो गया 0.5, और ये एस आ गया। अब मुझे बताओ कि 0.5 1.5 एस, तो ये आ गया देखो 0.5 1.5, तो ये कितना आ गया? 1/3 आ रहा है बच्चों। sp2 में याद करो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने होते हैं? sp2 में याद करो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने होते हैं? होते हैं बच्चों। अब देखो, अब ये जो एंगल आ रहा है ना, ये आ रहा है 104, तो मैंने लिखा कोस 104 एस एस -1। कोस 104 की जो वैल्यू होती है, बोलो बच्चों, वो आएगी आपकी -0.24। ठीक है बच्चों, जब अपन इसको रख के सोल्व करेंगे, तो देखो बच्चों ये लगभग लगभग जो परसेंटेज एस कैरेक्टर आते हैं, वो आते हैं बच्चों 20%। कितने आगे? कितने आगे बच्चों? 20%। इसका मतलब बताओ, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर 20% है, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर कितने हो गए? बोलो बच्चों, परसेंटेज पी कैरेक्टर 80% हो गए। हो गए बच्चों, 80% हो गए। तो आप इसको ऐसा कह सकते हो, देखो
S और P, ये 20 और ये 80, तो क्या मैं इसको एक तरह से sp4 बोल सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, sp4 बोल सकता हूं? बोलो, अरे बात समझ में आई? इसको sp4 बोल सकता हूं। अपन क्या कह सकते हैं? इट मीन्स इन साइक्लोप्रोपेन, है ना? इट मीन्स इन साइक्लोप्रोपेन कार्बन कार्बन बॉन्ड हैज मोर देन 80% पी कैरेक्टर, है बच्चों? अब मुझे बताओ बच्चों, अगर 80% से ज्यादा पी कैरेक्टर है ना, 80% से ज्यादा पी कैरेक्टर है, 80% से ज्यादा ही आता है, मैंने 80 लिखा है, एग्जैक्ट सोल्व करोगे तो थोड़ा ज्यादा आता है, 82 के आसपास आ जाता है ये। तो मुझे बताओ, पी कैरेक्टर अगर 80% तक आ गए आपके, अच्छा पाई बॉन्ड कौन बनाता है? एस बनाता है या पी बनाता है? एस कभी पाई बॉन्ड बनाता है क्या? एस कभी पाई बॉन्ड बनाता है बच्चों? एस कभी नहीं बना सकता। तो अब मुझे बताओ, अब जितने ज्यादा पी कैरेक्टर है तो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ना? तो जितने ज्यादा पी कैरेक्टर है पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बेंट बॉन्ड में, ये जो बेंट बॉन्ड है बच्चों, बेंट बॉन्ड, इस बेंट बॉन्ड में बोलो बच्चों, क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि इसमें पाई कैरेक्टर ज्यादा होंगे? बोलो बच्चों, बोल सकते हैं? अपन ऐसा कह सकते हैं, इट मीन्स दिस bent bond has more pi character। बोलो बच्चों, क्या ये पिक्चर समझ में आई? क्या ये पिक्चर आपको समझ में आई? अब देखो बच्चों, सुनो, एक बात सुनना ढंग से, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मुझे बताओ, बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होता है तो कौन से कैरेक्टर ज्यादा होते हैं? कौन बताएगा? बॉन्ड एंगल जितने ज्यादा हो, कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होता है? एस कैरेक्टर ज्यादा होता है बच्चों, पता है क्या? देखो सुनो, जैसे मैं ये बोलूं sp3 sp2 sp, देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर, बोलो बच्चों 25% है बच्चों, 33.33% एंड 50% है बच्चों, परसेंटेज एस कैरेक्टर इतनी है। तो अगर आप देखो परसेंटेज पी कैरेक्टर 75% है ना, 66.67 और 50% है बच्चों। तो देखो बच्चों, क्या कह सकते हैं? बॉन्ड एंगल, यहाँ बॉन्ड एंगल आया 109 डिग्री टू 8 मिनट, 120 डिग्री और 180 डिग्री, है कि नहीं है बच्चों? है। तो अब देखो, अपन क्या बोलेंगे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अपन क्या कह सकते हैं? बॉन्ड एंगल। अब एक चीज समझने की कोशिश करना बच्चों, देखो जो मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से मैं ले रहा हूं, ये लिया मैंने, ठीक है? तो यहां से अगर आप ध्यान दें, देखो बच्चों एक बात बताओ, ये एंगल जैसे अपन बोले 60, 90 और 108। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना देखो, अगर नीचे वाला बॉन्ड कम हो रहा है तो ऊपर वाला बॉन्ड बढ़ रहा है ना? समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो। देखो ये दोनों मेरे हाथ जब पास पास आ रहे तो ऊपर वाला एंगल ज्यादा होगा ना? अरे समझ में आई बात? आप अपनी हाथ को ऐसे पकड़ के देखो, ऐसे करके देखो, ये दोनों नीचे लाओ, इसको नीचे लाओगे तो ये दूर दूर जाएंगे ना? अरे ये जितना एंगल पास पास होगा उतना ही ये दूर होगा ना? तो बच्चों एक बात बताओ,
अगर मैं यहाँ बोलूं कि ये एंगल मान लो θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है, तो बताओ बच्चों θ1, θ2, θ3 कौन सा ज्यादा होगा? बोलो बच्चों, अरे कौन सा ज्यादा होगा? θ1 होगा बच्चों, होगा। अब मुझे बताओ, जिस बॉन्ड में आपके परसेंटेज एक्सेप्ट ज्यादा है, सॉरी एंगल आप, तो मैं कह सकता हूं उस बॉन्ड में परसेंटेज एक्सेप्ट भी ज्यादा है क्या बच्चों? अरे बोलो, क्या समझ में आई बात? क्या ये बात सबको समझ में आई? तो देखो बच्चों, मैं ये भी कह सकता हूं कि CH bond of cyclopropane has maximum S character। क्या ये पिक्चर समझ में आई? CH bond of cyclopropane has maximum S character। Is it clear? अरे बोलो बच्चों, ये लाइन समझ में आई क्या? CH bond of cyclopropane has maximum S character। अब मुझे बताओ, अपन ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? परसेंटेज एस कैरेक्टर की। होती है कि नहीं होती है बच्चों? बोलो, होती है? होती है क्या? तो मुझे बताओ कि EN ऑफ कार्बन है ना, वो किस में ज्यादा होगी? EN ऑफ कार्बन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, बोलो बच्चों किस में ज्यादा होगी? बताओ किसमें ज्यादा होगी? बोलो साइक्लो, अरे हर्ष क्या कर रहा है? साइक्लोपेंटेन कैसे हुई? 3 कार्बन वाले हुई ना, बोलो बच्चों। साइक्लोप्रोपेन हुई बच्चों, बोलो हुई बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो, अपन ये कह सकते हैं, देखो साइक्लोपेंटेन में क्या हो रहा है? साइक्लोपेंटेन में इंटरनल एंगल ज्यादा हो गया। देखो इंटरनल एंगल कितना हो गया? 108 डिग्री। तो जब इंटरनल एंगल 108 हो गया मतलब बढ़ गया ना, तो इंटरनल एंगल अगर बढ़ गया तो एक्सटर्नल कम हो गया। जब एंगल कम हो गया तो अपन क्या बोलेंगे कि एस कैरेक्टर कम हो गई, यानी CH बॉन्ड में EN कैरेक्टर कम हो जाएंगे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी ना बच्चों। ये बात समझ में आएगी क्या? आगे क्या? बोलो बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक सिंपल सा कंसेप्ट बताना। जैसे देखो बच्चों, मेरे पास ये है साइक्लोप्रोपेन है बच्चों, और ये मेरे पास साइक्लोब्यूटेन, ठीक है बच्चों। तो अब मुझे बताओ, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन किस रिंग पर नेगेटिव चार्ज होगा और किस पर पॉजिटिव चार्ज होगा? बोलो बच्चों, बताओ। प्रोपेन पे नेगेटिव होगा, होगा बच्चों। प्रोपेन वाली पे, इस पे आएगा देखो, इस बॉन्ड पर -1 और इस पे आएगा +1। आएगा क्या बच्चों? आएगा साइक्लोप्रोपेन नेगेटिव। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं, मेरे पास ये है, देखिए मेरे पास ये है, अब बताओ किस पर नेगेटिव होगा, किस पर पॉजिटिव होगा? साइक्लोब्यूटेन नेगेटिव होगा, होगा बच्चों, और ये पॉजिटिव होगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, EN का मतलब समझ रहे हो ना? EN वहां काम किए जहां पर दोनों एटम अलग अलग हो, तो एक्सटर्नली एटम अलग अलग है, पता है ना? एक्सटर्नली कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अरे इंटरनली तो सारे ही कार्बन है रिंग में। समझ में आ रही है ना बात? बोलो। अरे एक्सटर्नली तो सारे ही कार्बन कार्बन रिंग बना रहे हैं। EN डिफरेंस कहां ज्यादा रोल प्ले करेगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में करेगा ना? अरे बच्चों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में करेगा ना? ठीक है, आगे बात समझ में? अब बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखो अगर
मेरे पास ये बच्चों एक मैंने ये लिया, एक मैंने ये लिया, और एक मैंने ये लिया। बताओ इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल होगा इन एनाइंस के अंदर। देखो बच्चों, नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होता है, बताओ बच्चों, नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होता है, मोर ईएन पर या लेस ईएन पर, मोर ईएन पर, हाई ईएन पर, है ना बच्चों। तो देखो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ही आएगा, है ना। अपन क्या बोलेंगे, देखो बच्चों, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन हाई ईएन। बोलो बात सही है ना बच्चों। अच्छा अब बताओ, अब बच्चों इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। बताओ बच्चों, इनकी अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाहते हैं, बताओ क्या होगी। तो देखो H निकालने के बाद क्या बनेगा, बोलो बच्चों, ये बनेगा, ये बात समझ में आई। बोलो किसका एनाइन ज्यादा स्टेबल है, बोलो बच्चों, साइक्लोप्रोपेन का एनाइन ज्यादा स्टेबल है ना। अरे बच्चों समझ में आ गया है क्या, बोलो। तो साइक्लोप्रोपेन की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर समझ में आए, बोलो बच्चों, साइक्लोप्रोपेन के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर समझ में आए आप लोगों को, है ना। साइक्लोप्रोपेन में कौन से टाइप का बॉन्ड होता है बच्चों, साइक्लोप्रोपेन में कौन से टाइप का बॉन्ड होता है, बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड, है ना। और साइक्लोप्रोपेन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं उनमें परसेंटेज पी कैरेक्टर नियर अबाउट 80% तक पहुंच जाते हैं। ये बात समझ में आ गई, बोलो बच्चों, ठीक है ना। मैंने आपको ये पूरा बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है ना बेटा। चलें आगे, बोलो बच्चों, आगे चलें, ठीक है। चलो बच्चों, अब देखो बेटा, अपन बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारी आइसोमेरिज्म है, हम लेते हैं देखिए, नेक्स्ट मैं ले रहा हूं बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, जीआई, ठीक है बच्चों। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जानते हो क्या, देखो बच्चों, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों। ये देखो बच्चों, एक मैंने ये लिखा और एक मैंने ये लिखा, इनको जानते हो, इनको जानते हो बच्चों। अब देखो बेटा, इन दोनों कंपाउंड्स में क्या खास बात है, दिख रहा है आपको, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, चेक करो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सिमिलर है कि नहीं है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है बच्चों, एज वेल एज दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सिमिलर है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सिमिलर है ना बच्चों। लेकिन क्या दिख रहा है इसके अंदर आपको, कि जो मिथाइल ग्रुप है या जो हाइड्रोजन है, उनकी जो स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है कि नहीं है बच्चों, स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है बच्चों। देखो यहाँ ये दोनों क्या है बच्चों, एक ही साइड है, और यहाँ ये दोनों अपोजिट साइड है। जब एक ही साइड है तो इसको सिस बोला, और जब अपोजिट है तो इसको आपने ट्रांस बोला,
बोलते हो कि नहीं बोलते बच्चों? बोलो बेटा, बोलते हो? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखो बच्चों सुनो। अच्छा बताओ, ये कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो आप, स्ट्रक्चरल या स्टीरियो? स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हो या स्टीरियो पढ़ रहे हो? स्टीरियो पढ़ रहे हैं बच्चों, पता है ना, स्टीरियो, स्टीरियो पढ़ रहे हैं। तो अपन इसकी डेफिनेशन को ऐसे लिखेंगे, देखो बच्चों सुनो। स्टीरियो आइसोमर्स which have same molecular formula structural formula but difference in arrangement of group or atoms, है ना, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अच्छा बच्चों, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन समझ में आएगा? बोलो बच्चों, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखो कैसे, ध्यान देना। सपोज मान लो कि मेरे पास, जैसे सपोज देखो बच्चों, एक ये पेपर था, है बच्चों, और एक पेपर ये था, ठीक है, ये दो पेपर है सपोज, ठीक है बच्चों, ये दो पेपर है। अब क्या करें, इनमें मैंने एक कील लगा दी, इस तरह से देखो सुनो, मान लो मैंने इसमें ये एक कील लगा दी, ऐसे लगा दी बच्चों, ये इस तरह से। आप मुझे बताओ कि अभी एक तरह से क्या है बच्चों, सिंगल मोड हो गया ना, हो गया बच्चों। फिर देखो एक दूसरा बनाता हूं मैं, देखो बच्चों ये बनाया मैंने, ध्यान दीजिए क्या है, मैंने इसमें देखो इस तरह से दो कील लगा दी, लगा दी। अब मुझे बताओ किस में, देखो बच्चों ये तो, ये तो हो गया बच्चों सिंगल बॉन्ड की तरह, हो गया बच्चों, और ये हो गया डबल बॉन्ड की तरह। तो मुझे बताओ किस में फ्री रोटेशन पॉसिबल है? एक जो कील लगा रखी है उसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है ना, एक कागज को फिक्स रख के दूसरे को घुमा दो, है ना। तो देखो बच्चों फ्री रोटेशन है बच्चों, फिर देखिए क्या बोलेंगे, तो फ्री रोटेशन के कारण कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, फ्री रोटेशन के कारण कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, बोलो। हेलो, फ्री रोटेशन के कारण कौन सी आइसोमेरिज्म होती है बच्चों? कंफर्मेशनल, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां क्या हो गई, यहां क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण क्या होगा, जीआई होगा, होगा बच्चों, अरे बात सुनाई, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण क्या होगा, जीआई होगा। अब देखो बच्चों सुनो, अब ये जो हमने आइसोमर्स लिखे ना, क्या ये रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होंगे क्या, फिर बताओ बच्चों, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो क्या रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होंगे, नहीं होंगे ना।
तो क्या हम इनको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं? क्या हम इनको एक दूसरे से सेपरेट आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर सेपरेट आउट कर सकते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलो बच्चों क्या है? ट्रू आइसोमेरिज्म है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ट्रू आइसोमेरिज्म है बच्चों, पक्का? अच्छा, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को अपन सेपरेट कर पा रहे थे क्या? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को नहीं कर पा रहे थे, तो इसका मतलब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एक ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं थी, वो एक फॉल्स आइसोमेरिज्म है। क्या ये मामला समझ में आया? बोलो बच्चों, क्या ये मामला समझ में आया? पक्का? तो देखो बच्चों, क्या कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट interconvertible into each other at room temperature, so they can be separated from each other by various physical and chemical method, है ना? And that's why GI is a true isomerism. बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? Geometrical isomers are not interconvertible into each other at room temperature, so they can be separated from each other by various physical and chemical methods. ठीक है, अपन एक बार वेरियस फिजिकल एंड केमिकल मेथड, इसको एक बार हटा दो, फिर कंफ्यूज हो गई। वेरियस फिजिकल एंड केमिकल मेथड, आप ईच अदर इतना ही लिख दो एक बार, वो आगे बताऊंगा मैं आपको सेपरेशन में। सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दैट्स वाई, है ना? दैट्स वाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ए ट्रू आइसोमेरिज्म। ये बच्चों समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक ट्रू आइसोमेरिज्म है, और आपकी जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है ना, वो एक ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बोलो बच्चों, इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अब देखो बच्चों सुनो, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब पॉसिबल है ना जब क्या हो? बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब पॉसिबल है ना जब क्या हो? सबसे बड़ा बेस क्या है? बोलो बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना जरूरी है। ठीक है ना बच्चों? बात सुनाएगी? अब देखो बच्चों सुनो, आपको ये भी एक ध्यान रखना पड़ेगा कि ये उन कंपाउंड से मिलेगी जिनमें, जिन ग्रुप के अकॉर्डिंग आप सिस और ट्रांस डिसाइड कर रहे हो, वो एक ही प्लेन में होने चाहिए। समझ में आ रही है बात? जैसे मुझे एक बात हो भैया, ये CH3 दोनों एक ही प्लेन में होंगे ना? बोलो बच्चों, अरे समझ में आई बात? बोलो, ये मैंने आपको बताया था पहले, याद है क्या? आप देखो बच्चों कि ये sp2 है, ये कार्बन आपका sp2 है ना बच्चों? बोलो, ये कार्बन अगर sp2 है, तो इस sp2 से जो CH3 जुड़ा हुआ है, और इससे भी जो आपका CH3 जुड़ा हुआ है, ये दोनों एक प्लेन में होंगे। तो देखो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे? अपन ये बोल सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ isomerism is possible in those
molecules in which deciding groups are present in same plane। बोलो बच्चों, डिसाइडिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। बोलो। अरे बच्चों ये बात सुनाई, सेम प्लेन का मतलब कोप्लेनर। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अपन क्या कह सकते हैं, देखो GI is possible in following compounds। ठीक है ना। GI किस किस में पॉसिबल है वो बात करते हैं अपन। देखो सबसे पहले नंबर 1, GI सबसे पहले पॉसिबल है बच्चों एल्कीन के अंदर। किसके अंदर पॉसिबल है बच्चों? एल्कीन के अंदर पॉसिबल है। एल्कीन में बोलो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल है ना? बोलो बच्चों, एल्कीन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल है। अब देखो बच्चों सुनो, एल्कीन में जीआई कब पॉसिबल हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, कि जो हर आपका डबल बॉन्ड है, हर डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उस पे इंडिविजुअली दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? क्या बोला मैंने? हर आपके डबल बॉन्डेड कार्बन पर इंडिविजुअली 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? इंडिविजुअली 2 डिफरेंट ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन ईच डबल बॉन्डेड कार्बन, है ना? अपन क्या बोलेंगे? ईच डबल बॉन्डेड कार्बन शुड हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स। बोलो ईच डबल बॉन्डेड। अब ये कैसे, अपन एक साथ एग्जांपल लेंगे बच्चों, है ना? फिर देखो एल्कीन के बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट। बोलो बच्चों ऑक्सीन। ऑक्सीन में देखो बच्चों सुनिए, ये बताओ बच्चों ऑक्सीन में ये कार्बन कौन सा बच्चों, बताओ ये कार्बन कौन सा है? इस कंपाउंड को ऑक्सीन बोलते हैं बच्चों, sp2। अब ये दोनों ग्रुप क्या बनाए मैंने, बताओ बच्चों? ये दोनों ग्रुप अलग अलग बनाए। अरे दोनों ग्रुप अलग अलग बनाए। अच्छा नाइट्रोजन पर आपको क्या क्या दिख रहा है बच्चों, बताओ? नाइट्रोजन पर क्या क्या दिख रहा है? नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर और एक OH दिख रहा है। तो ध्यान रखना, लोन पेयर इटसेल्फ अपने आप में एक ग्रुप होता है। लोन पेयर इटसेल्फ अपने आप में एक ग्रुप कंसीडर किया जाता है। समझ में आ गई बात? लोन पेयर को इटसेल्फ अपन एक ग्रुप की तरह कंसीडर करते हैं। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, ठीक है ना? अरे बोलो, समझ में आई बात? लोन पेयर इटसेल्फ इज कंसीडर्ड एज ए ग्रुप। अब बताओ बच्चों, सपोज अगर मैं ये कहता, बताओ क्या इसमें जीआई पॉसिबल है? नहीं है ना? बोलो समझ में आ गया? आ गया बच्चों? इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है और इसमें जीआई पॉसिबल है बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे की। देखो बच्चों अपन बात करेंगे बच्चों एजो कंपाउंड्स। ठीक है। अब देखो बच्चों एजो कंपाउंड्स की बात अगर अपन करें तो ये बच्चों मेरे पास देखिए, ये एक लोन पेयर है। ठीक है बच्चों, और यहां हमने ये ग्रुप लगा दिया। बोलो बच्चों, तो एजो कंपाउंड्स तो हमेशा ही क्या बोलो जीआई दिखाएंगे क्या? बोलो बच्चों, एजो कंपाउंड्स हमेशा जीआई दिखाएंगे क्या? देखो, है ना, अपन क्या बोलेंगे? ऑलवेज जीआई। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मान लो मैं
ऐसा कर दूं। अब बताओ बच्चों, क्या ये जीआई दिखा सकता है? क्या ये जीआई दिखा सकता है ना बच्चों? इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, क्यों नहीं जीआई पॉसिबल है? देखो, इंडिविजुअल एटम पर दोनों ग्रुप सिमिलर आ गए। आगे क्या बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, बात करें आपकी नेक्स्ट डी। नेक्स्ट अपन लेते हैं साइक्लो एल्केन्स। क्या ले रहे हैं बच्चों? साइक्लो एल्केन्स। अब देखो बच्चों, साइक्लो एल्केन्स आप समझते हैं? साइक्लो एल्केन का मतलब क्या होता है? साइक्लो एल्केन की जो बच्चों स्ट्रक्चर होती है ना, वो रिजिड स्ट्रक्चर होती है। जैसे सपोज मान लो ये 4 कार्बन की रिंग है। अब आप इसको एक जगह से पकड़ के इसको घुमा सकते हो क्या? बोलो बच्चों, ये 4 कार्बन की रिंग है ना, ये साइक्लोब्यूटेन की तरह मान सकता हूं मैं इसको। अब मैं इसको फिक्स रख के क्या मैं इसको घुमा सकता हूं क्या? अरे घुमा सकता हूं क्या इसको? बोलो, घूम सकती है क्या? नहीं सकती ना। अरे नहीं घूम सकती ना बच्चों। तो इनकी स्ट्रक्चर में क्या होती है? रिजिडिटी होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? साइक्लो एल्केन की स्ट्रक्चर में रिजिडिटी होती है, लॉक्ड स्ट्रक्चर होती है। लॉक्ड मतलब आपने उसको ताला लगा रखा है एक तरह से। समझ में आ गई क्या बात? तो देखो बच्चों, क्या बोलेंगे? साइक्लो एल्केन में क्या होती है? रिजिड और लॉक्ड स्ट्रक्चर होती है। अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर मैं इस तरह की बात करूं, अरे मुदीता थोड़ा वेट कर। हाँ जी। अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपन बात करें जैसे ये H ये लिया मैंने, और एक मैंने ये लिया बच्चों। अब देखो बच्चों, इनमें देखो ये दोनों ग्रुप एक ही साइड है, दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है। दिख रहा है क्या? ये ग्रुप अपोजिट साइड है। ये बात समझ आई बच्चों? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, है ना, आप एक चीज बताओ, आप एक काम करो, साइक्लोहेक्सेन की रिंग को पकड़ के आप उसको घुमा सकते हो क्या? साइक्लोहेक्सेन में भी तो मैंने आपको सिस ट्रांस बताया था, याद है क्या? अरे साइक्लोहेक्सेन की रिंग में भी मैंने सिस ट्रांस बताया था कल, याद करो, बताया था ना। अगर वो आपकी चेयर फॉर्म के अंदर था तो हमने उसको बताया था ना, अप 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 डाउन वाले कंसेप्ट से। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट साइक्लो एल्कीन, है ना। अब देखो बच्चों, साइक्लो एल्कीन में है ना आपकी, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड हो गया, साइक्लो एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड हो गया। बोलो बच्चों। तो अब देखो बेटा, एक बात बताऊं, जैसे सपोज मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास ये एक साइक्लो एल्कीन है बच्चों, इस तरह से। इसमें बोलो बच्चों, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड होगी ना? बोलो। अरे इसी साइड हो सकती है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसको ट्रांस बनाना है, तो ट्रांस बनाने के लिए इस कार्बन को इधर लाना पड़ेगा ना बच्चों? बोलो बच्चों, इस कार्बन को इधर लाना पड़ेगा, और कार्बन को जैसे ही मैं इधर लाया, रिंग क्या होगी? रिंग आपकी ब्रेक हो गई ना? बोलो बच्चों, रिंग ब्रेक हो गई ना? पॉसिबल ही नहीं है ना बच्चों? अरे समझ में आई बात? बोलो, रिंग क्या हो गई? ब्रेक हो गई। अच्छा, अब देखो, अगर मान लो जैसे मैं ये बताऊं, ध्यान देना बच्चों, जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, और फिर ये है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ध्यान दीजिए, इस स्ट्रक्चर में ये देखो बच्चों, ये H बोल दो या ये कार्बन बोल दो, ये एक ही साइड है ना बच्चों? बोलो, ये H बोल दो
या कार्बन, तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मैं इसको सिस बोल सकता हूं क्या? मैं इसको सिस बोल सकता हूं। अब देखो बेटा, इसमें ये कार्बन नीचे है और ये कार्बन कहाँ जा रहा है बच्चों बताओ? ऊपर जा रहा है। तो यहाँ क्या है? ये क्या है? ट्रांस है ना। तो देखो बच्चों, कम से कम आपको अगर साइक्लोएल्कीन में ना जीआई दिखानी है ना, तो कम से कम 8 कार्बन चाहिए। 8 कार्बन से कम पे जीआई पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? पहले मैं पॉइंट लिखता हूं, फिर कुछ बच्चों को लग सकता है कि 6 कार्बन में हो सकती है, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे? एटलीस्ट रिंग should have 8 carbon in ring so that GI is possible with respect to डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लो किसी के दिमाग में ये आया कि देखो ये हमारी साइक्लोहेक्सीन है बच्चों, है ये साइक्लोहेक्सीन की सिस फॉर्म है। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं इसकी स्ट्रक्चर ये बनाता हूं, ये बनाई मैंने स्ट्रक्चर मान लो। ठीक है, तो एक बात बताओ बच्चों, ये क्या होगी? इसमें देखो पहले ये दोनों कार्बन क्या थे? एक ही साइड है, चेक करो, एक ही साइड है। अब देखो बच्चों, यहां देखो ये कार्बन इस साइड है, ये कार्बन इस साइड है, लेकिन क्या बताओ सेकंड वाली स्ट्रक्चर बन सकती है क्या? बोलो बच्चों, सेकंड वाली स्ट्रक्चर बन सकती है क्या? क्यों नहीं बन सकती बताओ? देखो बच्चों, इसमें क्या डेवलप हो गई? एंगल स्ट्रेन डेवलप हो गई। देखो यहां एंगल कितना आ गया? 90 का ना, आ गया बच्चों 90 का एंगल, आ गया क्या? आ गया बच्चों। और sp2 में कितना होता है? sp2 में कितना होता है? 120 होता है ना। तो देखो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे इसमें? अपन बोलेंगे कि इट इज अनस्टेबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। बोलो बच्चों, क्या इतना आपको समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? ये बात क्लियर है? सबको क्लियर है? अब देखो बेटा, इतना आप कल पढ़ के आना, इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है बेटा?